प्राचीन कोरिया राजवंशों का दौर, किंगडम्स एंड डायनेस्टीज। कोरियाई प्रायद्वीप का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। सदियों तक यहाँ शक्तिशाली राजवंशों का राज्य रहा। 3 स्टेट्सों का काल, जो 57 ईसा पूर्व से 668 ईस्वी तक चला, इसमें गोगुर्यो, बैगजे और सिला, ये तीनों राजवंश सत्ता के लिए लड़ते रहे। आखिरकार 668 ईस्वी में सिला ने पूरे प्रायद्वीप को जीत लिया और एक कर दिया, और इसी तरह एकीकृत सिला काल शुरू हुआ, जो 668 से 935 ईस्वी तक चला। उसके बाद गोर्यो राजवंश आया, जिसने 918 से 1392 तक राज किया। गोर्यो ने कोरियाई संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। कला, साहित्य और तकनीक के क्षेत्र में गोर्यो ने बहुत तरक्की की। 1392 में गोर्यो के बाद जोसियन राजवंश का शासन आया। यह कोरियाई इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जोसियन राजवंश ने कन्फ्यूशिवाद को अपने मार्गदर्शक दर्शन के रूप में अपनाया। इसका कोरियाई समाज और शासन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जोसियन काल 5 शताब्दियों से भी अधिक समय तक चला। इसने कोरियाई संस्कृति और पहचान पर एक अमिट छाप छोड़ी। शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था पर इस राजवंश के जोर ने कोरियाई समाज को आकार दिया। हालांकि जोसियन राजवंश को अपने बाद के वर्षों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आंतरिक कलह और बाहरी दबाव ने सत्ता पर इसकी पकड़ कमजोर कर दी। इस कारण कोरिया बाहरी ताकतों के सामने कमजोर हो गया। 20वीं सदी की शुरुआत में जापान से एक नया खतरा उभरा। इस क्षेत्र में जापान की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का कोरिया के भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला था। जापानी शासन कोरिया पर छाया, ए शैडो ओवर कोरिया। जापान का कोरिया में हमेशा से रुचि रही है। यह प्रायद्वीप को एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखता था। 1910 में जापान ने औपचारिक रूप से कोरिया पर कब्जा कर लिया। इस तरह क्रूर औपनिवेशिक शासन का दौर शुरू हुआ। जापानियों का उद्देश्य कोरियाई संस्कृति और पहचान मिटाना था। उन्होंने अपनी भाषा, रीति रिवाजों और शासन प्रणाली को थोपा। जापानी शासन के तहत कोरियाई लोगों को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। जापानियों ने अपने फायदे के लिए कोरिया के संसाधनों का शोषण किया। उन्होंने कोरियाई लोगों को खदानों और कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया। कोरियाई किसानों ने जापानी जमींदारों के हाथों अपनी जमीन गंवा दी। जापानी शासन का विरोध करने वालों पर क्रूरता बरती गई। कब्जे का विरोध करने के कारण कई कोरियाई लोगों को कैद कर लिया गया, प्रताड़ित किया गया या मार डाला गया। इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद कोरियाई लोग जापानी शासन का विरोध करते रहे। उन्होंने भूमिगत प्रतिरोध आंदोलनों का गठन किया। इन समूहों ने तोड़फोड़ और छापामार युद्ध किया। कोरियाई राष्ट्रवादियों ने अपने हेकू के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन भी मांगा। उन्होंने लीग ऑफ नेशंस और अन्य शक्तियों से हस्तक्षेप करने की अपील की। कोरियाई स्वतंत्रता संग्राम एक लंबा और कठिन यूनियनर्श था। विभाजन और युद्ध। एक राष्ट्र का विभाजन, अ नेशन डिवाइडेड। दूसरे वॉर युद्ध के बाद स्वतंत्रता की कोरिया की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आजादी मिलने के बजाय कोरिया का बंटवारा हो गया। सोवियत संघ ने उत्तर पर कब्जा कर लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण पर कब्जा कर लिया। 38वें समानांतर रेखा पर हुए इस विभाजन के दूरगामी परिणाम हुए। इसने कोरियाई युद्ध और दशकों के विभाजन का मंच तैयार किया। 1948 में 2 अलग अलग राज्य स्थापित हुए। उत्तर में डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी डीपीआरके की घोषणा की गई। एक कम्युनिस्ट नेता किम इल सुंग इसके पहले प्रधानमंत्री बने। दक्षिण में कोरिया गणराज्य यानी आरओके की स्थापना हुई। सिंगमैन री, एक कम्युनिस्ट विरोधी नेता, इसके पहले राष्ट्रपति बने। दोनों कोरिया विचारधारा और अविश्वास से बंटे हुए थे। दोनों पक्षों ने पूरे कोरिया की वैध सरकार होने का दावा किया। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बढ़ गया। सीमा पर झड़पें और दुष्प्रचार युद्ध आम बात हो गई थी। 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर अचानक हमला कर दिया। इसने कोरियाई युद्ध की शुरुआत की। यह युद्ध बहुत जल्द ही महाशक्तियों के बीच छद्म युद्ध में बदल गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की ओर से हस्तक्षेप किया। चीन और सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया का साथ दिया। किम इल सुंग युग, एक अलग थलग देश का उदय। अ हर्मिट किंगडम इमर्जेस। कोरियाई युद्ध 3 साल तक चला। यह 1953 में एक गतिरोध के साथ समाप्त हुआ। इस युद्ध का कोरिया पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। लाखों लोग मारे गए,
प्रायद्वीप एक भारी किलेबंद सीमा से विभाजित हो गया। डिमिलिटराइज्ड जोन यानी डीएमजी शीत युद्ध के विभाजन का प्रतीक बन गया। उत्तर कोरिया इस युद्ध से एक अत्यधिक सैन्यकृत राज्य के रूप में उभरा। किम इल सुंग ने अपनी शक्ति मजबूत की और एक अधिनायकवादी शासन की स्थापना की। किम इल सुंग ने 4 दशकों से भी अधिक समय तक उत्तर कोरिया पर कड़ाई से शासन किया। उन्होंने अपने इर्द गिर्द व्यक्तित्व का एक पंथ विकसित किया। उन्हें महान नेता और शाश्वत राष्ट्रपति के रूप में चित्रित किया गया था। उनके चित्र और मूर्तियां हर जगह दिखाई देती थीं। असहमति बर्दाश्त नहीं की जाती थी। राजनीतिक विरोधियों को कैद कर लिया जाता था या मौत की सजा दी जाती थी। उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे अलग थलग और सबसे ज्यादा गोपनीयता रखने वाले देशों में से एक बन गया। किम इल सुंग ने आत्मनिर्भरता की एक नीति लागू की जिसे झूठे के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा ने राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और विदेशी प्रभाव से स्वतंत्रता पर जोर दिया। उत्तर कोरिया ने साम्यवाद का अपना अनोखा ब्रांड विकसित किया। इसने सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय एकता पर ध्यान केंद्रित किया। किम इल सुंग के शासन का उत्तर कोरियाई समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार दिया। भाग 5 झूठे उत्तर कोरिया की मार्गदर्शक विचारधारा, नॉर्थ कोरियाज गाइडिंग आइडियोलॉजी। झूठे, जिसका अर्थ अक्सर आत्मनिर्भरता होता है, उत्तर कोरिया की आधिकारिक राज्य विचारधारा बन गई। इसे किम इल सुंग ने उत्तर कोरिया के लिए अपना रास्ता खुद बनाने के तरीके के रूप में विकसित किया था। इसका मतलब था दूसरे देशों, खासकर सोवियत संघ और चीन पर निर्भरता कम करना। झूठे ने कोरियाई राष्ट्रवाद और वर्कर्स पार्टी ओन ऑफ कोरिया के नेतृत्व पर जोर दिया। झूठे के मुख्य सिद्धांत हैं राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और रक्षा में आत्मनिर्भरता। यह इस विचार को बढ़ावा देता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। इस विचारधारा का उपयोग उत्तर कोरिया में जीवन के सभी पहलुओं पर शासन के कड़े नियंत्रण को सही ठहराने के लिए किया गया है। इसकी वजह से सैन्य शक्ति पर भी बहुत जोर दिया गया है। जहां एक तरफ झूठे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी तरफ इसकी वजह से अलगाव भी आया है। झूठे के प्रति उत्तर कोरिया के अटूट पालन ने इसके आर्थिक विकास में बाधा डाली है। इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अपनी भागीदारी को भी सीमित कर दिया है। इस विचारधारा की आलोचना सत्तावादी शासन और मानवाधिकारों के हनन को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए की गई है। भाग 6 किम जोंग इल का शासन, अकाल और परमाणु महत्वाकांक्षाएं, फैमिन एंड न्यूक्लियर एम्बिशंस। 1999 में किम इल सुंग की मृत्यु के बाद उनके बेटे किम जोंग इल को सत्ता मिली। किम जोंग इल, जिन्हें प्रिय नेता के रूप में जाना जाता था, ने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा। उन्होंने उत्तर कोरिया को अलग थलग रखा और सैन्य शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उनके शासनकाल में 1990 के दशक में एक विनाशकारी अकाल पड़ा। यह प्राकृतिक आपदाओं और कुप्रबंधन के कारण हुआ था। अकाल के बावजूद किम जोंग इल ने सेना को प्राथमिकता देना जारी रखा। उन्होंने परमाणु हथियारों के विकास को आगे बढ़ाया। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ तनाव बढ़ गया। उत्तर कोरिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 2006 में किया था। इसके परिणाम स्वरूप व्यापक निंदा और प्रतिबंध लगे। किम जोंग इल का शासनकाल गोपनीयता, सैन्य दिखावा और आर्थिक तंगी के मिश्रण से युक्त था। उन्होंने अपने और अपने पिता के आसपास के व्यक्तित्व के पंथ को बढ़ावा देना जारी रखा। उनके शासनकाल ने किम परिवार की सत्ता पर पकड़ को और मजबूत कर दिया। हालांकि इसने उत्तर कोरिया को और भी अलग थलग और गरीब बना दिया। भाग 7 किम जोंग उन, एक नया राजवंश, अ न्यू डायनेस्टी। किम जोंग इल की मृत्यु 2011 में हुई। उनके सबसे छोटे बेटे किम जोंग उन ने सत्ता संभाली। किम जोंग उन ने अपनी कम उम्र के बावजूद जल्दी ही अपना अधिकार जमा लिया। उन्होंने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को जारी रखा। उन्होंने अपेक्षाकृत आर्थिक विकास के दौर का भी निसुपरविजन क्षण किया। हालांकि उन्होंने सूचना और मानवाधिकारों पर शासन का कड़ा नियंत्रण भी बनाए रखा। आश्चर्यजनक घटनाक्रम में किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ राजनयिक प्रयासों में शामिल हुए। उन्होंने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शिखर सम्मेलन किए। इन बैठकों का उद्देश्य उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को संबोधित करना
और संबंधों में सुधार करना था। हालांकि ये वार्ता अंततः रुक गई और तनाव बना हुआ है। किम जोंग उन का शासन अप्रत्याशितता, आक्रामकता और बातचीत में शामिल होने की इच्छा के मिश्रण से युक्त रहा है। उन्होंने उत्तर कोरिया की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं में प्रगति का निसुपरविजन क्षण किया है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के भी प्रयास किए हैं। हालांकि उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों की स्थिति खराब बनी हुई है। भाग 8, परमाणु खतरा, एक वैश्विक चिंता, अ ग्लोबल कंसर्न। परमाणु हथियार बनाने की उत्तर कोरिया की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का एक बड़ा कारण रही है। देश ने 2006 के बाद से 6 परमाणु परीक्षण किए हैं। इसने तेजी से आधुनिक होती बैलिस्टिक मिसाइलें भी विकसित की हैं, जो दक्षिण कोरिया, जापान और यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है। उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि इन प्रतिबंधों को सीमित सफलता मिली है। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को विकसित करना जारी रखा है। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम से उत्पन्न खतरा एक जटिल और चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। इसका कोई आसान समाधान नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। भाग 9, उत्तर कोरिया के अंदर, पर्दे के पीछे एक झलक, ए ग्लिम्स बिहाइंड द कर्टन। उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे अलग थलग और सबसे ज्यादा गोपनीयता रखने वाले देशों में से एक है। देश के अंदर के जीवन के बारे में जानकारी पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। हालांकि दल बदलू और उत्तर कोरियाई समाज की दुर्लभ झलकियां किम राजवंश के तहत जीवन की एक भयावह तस्वीर पेश करती है। सरकार जीवन के सभी पहलुओं पर कड़ा नियंत्रण रखती है। बोलने, सभा करने और धर्म की स्वतंत्रता पर सख्त पाबंदी है। मीडिया सरकार द्वारा नियंत्रित है। इंटरनेट और बाहरी जानकारी तक पहुंच सीमित है। सरकार जेल शिविरों का एक विशाल नेटवर्क भी चलाती है। ये शिविर राजनीतिक कैदियों और राज्य के खिलाफ अपराधों के आरोपी लोगों को रखते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के बावजूद कई उत्तर कोरियाई लोग हार नहीं मानते। वे दैनिक जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के तरीके खोज लेते हैं। वे बेहतर भविष्य की उम्मीद थामे हुए हैं। भाग 10, उत्तर कोरिया का भविष्य, अनिश्चित रास्ते, अनसर्टेन पाथ्स। उत्तर कोरिया का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, आर्थिक गतिरोध और अस्थिर क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कोरियाई प्रायद्वीप पर परमाणु मुद्दा एक लंबी परछाई बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उत्तर कोरिया के साथ रचनात्मक तरीके से बातचीत जारी रखनी चाहिए। परमाणु मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए बातचीत और कूटनीति अहम है। उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार के प्रयासों को भी प्राथमिकता बने रहना चाहिए। उत्तर कोरिया के लिए आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा है। हालांकि कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और स्थिरता कायम रखना सभी हितधारकों का एक साझा लक्ष्य होना चाहिए।